Hello students, how are you all? Class 12th, today we are going to continue with the chapter short run equilibrium output, and in this chapter we are going to cover the topic of determination of equilibrium level of output or equilibrium level of income. देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वी कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम थ्रू टू अप्रोचेस, AS and AD approach and saving and income approach. So basically there are two approaches, AS, AD approach and saving investment approach, right? Now there are three basic assumptions which we are taken in the determination of equilibrium level of output. First one is short period analysis. ठीक है, I have already told you about the short run, about the short period, and I have told you that short period is that period of time in which technology remains constant, and if we want to increase the level of output, then we have to increase the level of employment, right? Then there is closed economy. We are taken two sectors over here. AD equals to C plus I means the household sector and the producer sector are taken into consideration over here. Another one is AS is perfectly elastic. AS is perfectly elastic का मीनिंग क्या है कि कीन्स ने ये एज्यूम किया था कि AS परफेक्टली इलास्टिक होता है, मीन्स कि अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्टोर करना है, उसको बैलेंस में करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय चेंजिंग द एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर चेंज करके हम AD तक उसको पहुंचाएंगे. तो यहाँ पर हम AD को एक्टिव फैक्टर लेके चलते हैं, एक्टिव डिटर्मिनेंट लेकर चलते हैं, एंड AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई को हम यहाँ पर पैसिव फैक्टर या पैसिव डिटर्मिनेंट लेकर के चलते हैं, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई कैन बी चेंज्ड, ठीक है, टू रिस्टोर द बैलेंस and to keep it with the balance of aggregate demand, to keep it to make it becoming equal to the aggregate demand. Now what is AS/AD approach? According to this approach, equilibrium GDP is achieved when aggregate supply equals to aggregate demand. देखिए, AS/AD approach ये कहती है कि आपका equilibrium GDP कैसे अचीव होगा? जब आपका aggregate supply और aggregate demand एक दूसरे के equal होगा, उस टाइम पर आपका जो इकोनॉमी में सिचुएशन रहेगी वो equilibrium की सिचुएशन रहेगी. Now देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक टेबल लिया है जिसमें हमने इनकम ली है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड. इनकम हमने क्या करा है, इंक्रीज़ किया है 2020 से 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. कंजम्पशन हमने यहाँ पर 10 से इंक्रीज़ किया है, और यहाँ पर आपको पता है कि इनकम ज़ीरो भी होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. अब ये 2020 से इंक्रीज़ होगा इनकम, कंजम्पशन आपका 10 से इंक्रीज़ होगा. वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस रेट से आपका इनकम इंक्रीज़ होता है वो ज़्यादा होता है, एंड जिस रेट से कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है वो कम होता है. इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर कांस्टेंट लेके चले हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, 2020 रहेगी. AD कैसे कैलकुलेट करोगे? C प्लस I करके, 30 प्लस 20 50 हुआ, 40 प्लस 20 60, 50 प्लस 20 70, एंड लाइक दिस हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम क्या बताया था, वो पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आप इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को प्लान्ड आउटपुट कह सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम इनकम भी कह सकते हैं, GDP भी कह सकते हैं. जो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम रहता है, ठीक है, और AD जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे. अब कहाँ इक्वल हो रहे हैं वो? इस लेवल पे आपका एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है और एग्रीगेट डिमांड भी आपका 100 है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. अगर इसी को मैं आपका ग्राफ से बताऊं तो देखो, आपने ग्राफ में क्या करा, आपने एक्स एक्सिस पे इनकम लिया, वाई एक्सिस पे आपने AS एंड AD लिया. तो आपको पता है जो आपका वाई कर्व बनता है या जो आपका AS कर्व बनता है वो आपका 45 डिग्री पे बनता है, ये आपको पता है. तो ये वाली लाइन आपकी AS की आ गई, राइट. इसके अलावा जो आपका AD कर्व है वो हमने कैलकुलेट कर लिया C प्लस I करके. तो इन्वेस्टमेंट तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो कर्व बन जाएगा, ये वाला, ये कौन सा है आपका AD कर्व है. अब देखो, ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं,
किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला लेवल जहाँ पे 100 और 100 है दोनों, और यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि ये 100 एंड 100 आ रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई रहेगा आपका। ठीक है, उससे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, AD कैलकुलेट कर लिया, और जिस पॉइंट पर AD AS इक्वल है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो रिस्टोरेशन ऑफ इनकम। अगर मैं इसी ग्राफ में बात करूँ तो आप देखो इस ई पॉइंट से पहले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस वाले एरिया की बात करूँ, तो आप क्या देख रहे हो, आपका AS कर्व ऊपर है, AD कर्व नीचे, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन AD है। और अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ तो इस एरिया में आपका एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। तो आपको इस सिचुएशन पर पहुंचना है जहां पर दोनों इक्वल हो, तो वो कैसे आप पहुंचेंगे, तो हमें यहाँ पर यही देखना है, रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन AS एंड AD हैपन्स टू बी डाइवर्ज। ठीक है, तो एक केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दो केस होंगे जहाँ पर एक बार तो AS ग्रेटर देन AD होगा और जहाँ पर AS लेस देन AD होगा। तो देखो अगर आपका AS ग्रेटर देन क्या है, AD है, तो अगर तो आपका AS ग्रेटर देन AD है मतलब एग्रीगेट सप्लाई आपका ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो उनके पास अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा ना, उनके पास क्या हो जाएगा, अनवांटेड स्टॉक। यानी क्यों, क्योंकि सप्लाई तो वो उनके पास सप्लाई करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, पर उतने स्टॉक की डिमांड नहीं आ रही। तो अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने प्रोडक्शन को कम कर लेंगे, तो दे विल कट इन द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कम करते ही आपका एग्रीगेट सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन आपकी क्या राइज हो रही है, इफ़ AS इज लेस देन AD, तो अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा आ रही है, समझ रहे हैं, सप्लाई तो कम है और डिमांड ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर कैसे उस अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा करेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो आपको ये याद रखना, अगर एग्रीगेट सप्लाई आपकी लेस देन एग्रीगेट डिमांड है तो प्रोडक्शन को कम कर देंगे, और अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, एंड एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड है तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो S इक्वल्स टू आई। तो ये इक्वेशन तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको पता है AS इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस S होता है, AD C प्लस आई होता है। ठीक है, तो अगर मैं AS और AD को इक्वल कर दूँ, क्योंकि हमने लास्ट अप्रोच में यही पढ़ा है AS इक्वल टू AD होता है, तो एक तरह से C प्लस S इक्वल टू C प्लस आई हो गया, और जब C टू C कैंसिल होकर क्या बच जाएगा आपके पास, S और I। तो नेक्स्ट अप्रोच हमें यही पढ़नी है व्हेन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने इनकम लिया, जिसे आप AS भी कह सकते हैं, GDP भी कह सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन लिया, जब इनकम और कंजम्पशन है तो आप सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन करके 0 माइनस 30 कितना आया, -30 आया, 20 माइनस 40 माइनस 20, इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, सेविंग निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट वही आपने कांस्टेंट लिया है, 20 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो ये देखिए इस लेवल पे दोनों 20 है ना, तो ये आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपका जो इनकम 100 है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, क्योंकि वहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही 20 हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। राइट, अब देखिए ये हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ में हमने क्या देखा है कि आपका एक्स एक्सेस पे हमने इनकम लिया, वाई एक्सेस पे हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया। ये इन्वेस्टमेंट कर्व हुआ जो आपको पता है कि कांस्टेंट रहेगा 20 पे। सेविंग के पॉइंट्स जब आप प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा वाई एक्सेस से शुरू होगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव रहता है इस वजह से, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो ये ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों 100 हैं। राइट, तो ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास रिस्टोरेशन है, यहाँ पे भी दोनों ही सिचुएशन आ सकती है। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम से पहले की बात करूँ इस वाले एरिया की, तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस वाले एरिया की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, नहीं सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इस इक्विलिब्रियम लेवल तक कैसे पहुँचेंगे वो देखिए। व्हेन
व्हाट हैपन्स इफ सेविंग इज़ ग्रेटर देन इनकम। देखो इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, मतलब लोग अपने पास सेव करके ज़्यादा रख रहे हैं और उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप प्रोड्यूसर के पास तो कुछ आउटपुट कैसा रह जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। तो उस अनसोल्ड आउटपुट को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, वो अनसोल्ड आउटपुट को क्लियर करने के लिए अपना लेसर आउटपुट प्लान करेगा, मतलब अब वो प्रोडक्शन कम कर देगा। इसका रिवर्स देखिए, अगर आपका सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो सिंपल सी सिचुएशन है, यानी एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आउटपुट को इंक्रीज कर दोगे। तो सिंपल आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो वो लेसर आउटपुट प्लान करेगा, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या करेगा, आपका हायर आउटपुट प्लान करेगा, right? So this is all about the today's lecture. I hope today's lecture must be clear to you, but still if you face any doubt, any